हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट यानी कि मार्केटिंग, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 कंप्लीट करने पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ टॉपिक्स है प्रीवियसली हमने कंप्लीट कर दिए हैं, बस एक और दो टॉपिक्स ही बाकी रह गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने के पहले बच्चों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि ये प्राइसिंग एलिमेंट जो है वो होता क्या है। तो प्राइस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स बच्चों कई बार आप लोगों ने सुना होगा द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं इस एलिमेंट प्राइस की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी का सक्सेस जो है वो आपके इस प्राइसिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको जो प्राइस सेट करना है, प्राइस जो है आपके कस्टमर्स के लिए, आपके टारगेट ऑडियंस के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस आपको सेट करना होता है। अब क्या है ये प्राइस? प्राइस इज नथिंग बट एन एक्सचेंज वैल्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच यू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑफरिंग यू अ मोबाइल फोन, फ्री में तो नहीं दे रही हूँ, एक प्रोडक्ट मैं आपको दे रही हूँ, बदले में आप उसकी एक्सचेंज वैल्यू मुझे देते हो। मैंने प्रोडक्ट आपको दिया, बदले में आपने मुझे उसकी एक्सचेंज वैल्यू दे दी। इसे हम कहते हैं, इस एक्सचेंज वैल्यू को जो है उसे हम कहते हैं बच्चों प्राइसिंग ना। Its significance further emphasized as it is the only element of marketing mix that generates revenue and other produces cost. प्राइस जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है, यही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, स्टूडेंट्स रेवेन्यू जनरेट करता है, और दूसरे जो है वो हमारे लिए खर्चे बनाते हैं, हमारे लिए खर्चे पैदा करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट हमें खर्चा करना पड़ता है इसके लिए, प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा करना पड़ता है, प्रमोशन हमें खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। लेकिन प्राइस जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे लिए रेवेन्यू लेकर आता है, हमारे लिए पैसा लेकर आता है। प्राइस में किसी तरीके का खर्चा हमको करना नहीं पड़ता है, इसलिए प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला स्टेप एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए जो होता है बच्चों, वो होते हैं हमारे प्राइसिंग डिसीशंस। अब ये प्राइसिंग डिसीशंस जो हम बनाते हैं, व्हाट द प्राइसिंग डिसीशंस मस्ट अकम्प्लिश, यानी हमारे प्राइस के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। प्राइस ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा हमेशा कंपनी के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे उन्हें अपना मार्केट शेयर जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीजिंग दी मार्केट शेयर। या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आपको अपने शेयर होल्डर्स जो आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनकी वेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे आप? जब शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए हमारी कंपनी में तो उन्होंने क्या किया, पैसा लगाया। तो शेयर होल्डर्स का पैसा क्या है, उन्होंने अपना पैसा जो है वो मेरी कंपनी में लगाया। अब वो पैसे का मैंने क्या इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट को बनाया, बनाने के बाद प्रमोशन पे खर्चा किया, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खर्चा किया, और मैंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में जाकर बेचा एक पर्टिकुलर प्राइस रखकर। जब मैंने प्राइस रखा तो उससे मुझे कुछ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन मैंने अपना सेट किया, यानी कि मैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एनहांस कर रही हूँ और बढ़ा रही हूँ। अब अगर उन्होंने मेरे कंपनी में पैसे लगाए हैं, बदले में वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। ये डिविडेंड उनका कहाँ से उनको मिलेगा, जब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। तो एनहांसिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ और एनहांसिंग कॉर्पोरेट इमेज, या फिर मैं चाहती हूँ अपने कॉर्पोरेट इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। Following are the main objectives of pricing. Very first element is survival. It is one of the most important objectives, especially when the companies are faced with the problem of overcapacity, intense competition और changing consumer wants. कंपनी के लिए सर्वाइवल जो है वो सबसे बड़ा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो जाता है, स्पेसिफिकली तब जब अपना कंपटीशन जो होता है ना मार्केट में वो ज़्यादा स्ट्रांग हो और कंज्यूमर की वॉन्ट्स जो है वो क्या होती है, when it keeps on changing. Now, most firms adopt survival objective during recession when customers on an average have less money to spend. तो ज़्यादातर फर्म्स जो है उनका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव रिसेशन के टाइम पर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स के पास पैसे कम होते हैं। रिसेशन जहाँ पर इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो ऐसे वक्त में सर्वाइवल थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। Prices are reduced at times even below cost in order to maintain sufficient flow of cash for working capital. कई बार प्राइजेस को रिड्यूस करना पड़ता है, जितना हमने खर्चा किया है उससे थोड़ा सा कम या उसके आसपास हमको प्राइस रखकर चलना पड़ता है। स्पेशली क्या होता है, हमको सफिशिएंट फ्लो है ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उसको चालू रखना हमको ज़रूरी होता है।
प्रॉफिट्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन सर्वाइवल। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी हमारा सर्वाइवल बहुत ही ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज प्राइजेस कवर वेरिएबल कॉस्ट एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट, कंपनी सर्वाइव्स इन द मार्केट। जब तक आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये जो दो तरीके के कॉस्ट है, इसको मिलाकर, इसको जोड़कर आपने अपना प्राइस जो है वो सेट किया है। प्राइस जो भी आप चार्ज करते हो अपने कस्टमर्स से, अगर वो इन दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है, कंपनी बहुत आसानी से सर्वाइव कर पाएगी। हावेवर सर्वाइवल जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एज प्राइस कटिंग इज नॉट ऑलवेज द आंसर। डेफिनेटली हम पूरी ज़िंदगी भर प्राइस को रिड्यूस करके नहीं चल सकते, प्राइस कट करके नहीं चल सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको अपने प्राइजेस को इंक्रीज करना होता है। Here marketers need to be careful with the pricing strategy that brings short-term benefits at the expense of long-term goals. यहाँ पर मार्केटर्स को बहुत सोच समझकर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमको अभी मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के एक्सपेंस पर हमको नहीं मिलने चाहिए। Reducing prices in order to increase sales can cause customers to be price sensitive. बार बार अगर आप प्राइजेस को अपने रिड्यूस करोगे ना, तो कस्टमर्स थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, क्रिसमस सेल सिंड्रोम, यानी कि यूरोप या अमेरिकन मार्केट्स में क्या होता है, शॉपर्स वेट फॉर प्राइजेस टू ड्रॉप एट द टाइम ऑफ क्रिसमस सीजन टू बाय गुड्स। जो शॉपर्स होते हैं वेट करते हैं, नहीं अभी हमको शॉपिंग नहीं करना है, चाहे कितना भी अच्छा प्रमोशन क्यों ना हो, हम इंतज़ार कर रहे हैं क्रिसमस के सेल का। जब क्रिसमस का सेल आएगा तब हम अफोर्ड कर पाएंगे और ज़्यादा चीप प्राइजेस में हमको मिलेगा और सेल होगा और डिस्काउंट्स होगा, तो तब हम क्या करेंगे, अपनी शॉपिंग जो है वो करेंगे। तो इसे कहते हैं क्रिसमस सेल सिंड्रोम। तो बार बार अगर आप प्राइजेस को रिड्यूस करोगे तो क्या एक मेंटालिटी बन जाएगी आपके कस्टमर्स की, ठीक है जब सेल का वक्त आएगा ना हम तभी जाके इसको खरीद लेंगे। इसलिए हर वक्त प्राइस को रिड्यूस करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप हमेशा प्राइजेस को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट part is your profit objective. Now one of the main objective of pricing is to earn profits. Profit कमाना ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे प्राइस का, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे लिए रेवेन्यू लाता है, और वही अदर फैक्टर्स, अदर एलिमेंट्स जो है वो हमारे लिए कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं। Now return on investment. A good number of firms fix their prices to stimulate consumer interest in their brand over the other competing brands. तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो या फर्म्स है जो अपने ब्रांड्स के प्राइजेस को क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं। अपने कंपीटिंग ब्रांड्स के कंपैरिजन में कंपटीटर चेंज भी कर रहा है, हमारे प्राइजेस फिक्स होंगे। अट्रैक्टिव प्राइजेस रिजल्ट इन हायर सेल्स। अगर प्राइस आपकी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लुक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्स बढ़ेगा, अल्टीमेटली सेल्स बढ़ेगा तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। Now this in turn helps a firm to achieve its one of the overall objectives, enhancing shareholders wealth. तो अपने आप हमारा जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर के पैसे को और ज़्यादा बढ़ाकर हमें उनको देना है, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सीक्स टू गेट एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिल सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम ले लें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व फिक्सिंग हाई प्राइजेस, लो प्राइजेस में ब्रिंग इन हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलता है नॉट नेसेसरीली फिक्सिंग हाई प्राइसेस। प्रॉफिट मार्जिन में ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राइसेस को ज़्यादा सेट करो। लो प्राइस में ब्रिंग इन हायर सेल्स। कई बार लो प्राइस अगर आप रखते हो तो सेल्स ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब कभी नहीं होता है कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करो तो आप ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो ज़्यादा आपका प्राइजेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Now third point is your sales objective. तो here firms also fix prices in order to attain sales objective. Firm prices set करती है ताकि sales objectives को achieve कर पाए, जिसमें से सबसे पहला है आपका market share growth. Firm में fix the price of its product at a certain level so as to defend its current market share. फर्म यहाँ पर क्या करती है, प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करती है एक सर्टन पॉइंट पर जहाँ पर वो अपने करंट मार्केट शेयर को डिफेंड कर सके। मार्केट शेयर यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग माई प्रोडक्ट, जिससे कि मेरा पॉसिबिलिटी यही रहे कि हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है।
Now for this purpose, a firm may adopt penetration pricing strategy for new product launch and competitive pricing for its existing pricing. अब इसलिए फर्म क्या करती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है जब भी न्यू प्रोडक्ट लेकर आती है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग लेकर आती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, जब आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या करते हो, आप इनिशियली अपना जो प्राइजेस है प्रोडक्ट्स के वो कम प्राइस रख कर आते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए होता है। एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, फॉर इट्स एग्जिस्टिंग प्राइजेस, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। देन वी हैव सेल्स ग्रोथ. Some marketing managers would like to achieve sales revenue growth in terms of unit sales growth or in money terms. कुछ हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं जिनको सेल्स कैसे अचीव करना होता है, या तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट मैंने कितना सेल किया है, और इन टर्म्स ऑफ मनी. Now here, increase in sales is an important indicator of a firm's success. सेल ज़्यादा हो रहा है यानी कि हमें पता चलता है ये एक इंडिकेटिंग फैक्टर है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है. Increase in sales target does not necessarily result in other objectives such as profit. ज़रूरी नहीं है सेल्स बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा होगा, बिकॉज सेल्स में इंक्रीज बट प्रॉफिट्स में एक्चुअली डिक्रीज, बट चांसेस है प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो रहा है और अ फर्म में इवन सफ़र लॉसेस डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग सेल्स. ऐसे भी चांसेस है कि सेल्स ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये भी चांसेस है कि सेल्स ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपका लॉस भी हो रहा है. Therefore, pricing objectives should not just focus on growth in sales but also on profit. इसीलिए pricing objectives जो है उसको सिर्फ और सिर्फ growth in sales को बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, profit भी earn करना है. The fourth objective talks about my competitive effect objective. Now, a firm may deliberately seeks to reduce the effectiveness of one or more competitors. यहाँ पर फर्म जानबूझकर क्या करेगी, कोशिश करेगी कि अपने कॉम्पिटिटर्स जो है उसके कंपैरिजन में मेरे प्राइजेस ऐसे हो जो हमेशा मेरे कस्टमर्स को मेरे पास लेकर आए. Now it may fix its prices in such a way that it would enable it to win over competitors कस्टमर्स. यानी कि कॉम्पिटिटर के पास भी जो कस्टमर है ना, मेरे प्राइजेस ऐसे होंगे कि कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को भी मैं अप्रोच कर सकूं. फॉर इंस्टेंस जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर जब हम बात करते हैं क्रिसमस की, तो डेफिनेटली एक फेस्टिवल है तो लोग नए कपड़े खरीदेंगे, पहनेंगे ज़रूर. तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है कि चलो क्रिसमस के टाइम पे ना हम सेल लगाते हैं, हैवी डिस्काउंट देते हैं. हैवी डिस्काउंट के साथ साथ हम क्या करेंगे, किसके ऊपर, गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर हो गए, जो भी पहनने के कपड़े लत्ते होंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, हम हैवी डिस्काउंट देंगे. जिससे क्या होता है, क्रिसमस के जितने भी शॉपर्स है वो क्या करेंगे, मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में आएंगे कंपेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि मेरा कॉम्पिटिटर होगा. तो इससे क्या होता है, मैं अपने कॉम्पिटिटर के भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने प्राइसेस के हिसाब से. Then we have image differentiation. Some firms may create image differentiation through pricing. They may charge a premium price for their products to create a distinct image via the competitors in the minds of their target audience. कुछ फर्म अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करना चाहती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है. वो प्रीमियम प्राइस इसीलिए चार्ज करती है ताकि वो आपको बता सके हमारे जैसे और भी 10 लोग हैं जो मार्केट में सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि हम यूनिक है. अब वो यूनिकनेस क्या है, ये वो अपने आप को इमेज डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी के थ्रू बताते हैं. Now here firms like Mercedes-Benz, Rolex watches and others have adopted this strategy. तो इन brands ने basically अपनी एक unique image create की है. Some other firms may charge a moderate price for high quality products. For instance, a firm may position its product on the moderate price, high quality such as Newport jeans, good jeans for less. तो कुछ फर्म होती है जो कि moderate price charge करती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देकर. कुछ फर्म्स होती है जो कि तुमको प्राइजेस जो चार्ज करती है प्रोडक्ट के ऊपर मॉडरेट प्राइजेस होता है और क्वालिटी भी तुमको हाई देती है. जैसे कि जीन्स, वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं गुड जीन्स फॉर लेस, यानी कि आपको एक अच्छी जीन्स, अच्छी क्वालिटी की जीन्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है. तो ये इमेज डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है. देन वी हैव मार्केट स्किमिंग ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर फर्म्स दैट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट मे अडॉप्ट द मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी. यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड एट अ हाई प्राइस एंड देन ग्रेजुअली इट इज रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्किमिंग स्ट्रैटेजी में याद रखना, जब भी मार्केट में एंटर होते हो यहाँ पर हमको प्रॉफिट चाहिए होता है. पेनिट्रेशन में हमको क्या चाहिए होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हमको चाहिए होता है मार्केट शेयर ज़्यादा हो, तो हम प्राइजेस कम सेट करके न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. स्किमिंग में क्या होता है, हम ऑलरेडी हाई प्राइस सेट करके ही मार्केट में एंटर कर रहे हैं
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न दी प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्किमिंग अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स हेल्प्स अ फर्म टू रिकवर हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू प्रोडक्ट्स। फॉर मार्केट स्किमिंग टू बी सक्सेसफुल देयर मस्ट बी सर्टन कंडीशंस। अब ये मार्केट स्किमिंग के लिए कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी पड़ती है। फर्म मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स। फर्म के पास क्या होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए पेटेंट के फॉर्म में। दूसरा, फर्म मस्ट हैव यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन विच मीन्स यूएसपी। आपके प्रोडक्ट में एक ऐसी खास बात जो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, वो यूएसपी आपको जस्टिफाई करना होता है अंडर योर मार्केट स्किमिंग ऑब्जेक्टिव्स। We have early cash recovery. Firms that face liquidity problems or those that believe that life of the product or market is likely to be short may adopt a pricing strategy designed with the objective to generate a high cash flow and lead to an early recovery of cash. तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, फर्म्स जिसको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो बिलीव करते हैं कि लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या फिर मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, इसीलिए वो अडॉप्ट करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। क्या ध्यान में रखकर, जिससे कि हमारा कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा रहे और हमारा जो भी रिकवरी हो कैश की वो जल्दी हो सके। सच फर्म्स में प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट। ऐसे फर्म क्या करते हैं, स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट देते हैं। एंड अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी सो एज टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स एंड अचीव प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्रेडिट पॉलिसी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं ताकि अपने पेमेंट जल्दी रिसीव कर सकें। We have market entry barrier objective. Firms में adopt low price strategy. Firm क्या करती है, low price strategy रखती है, किस लिए, from the objective of preventing others from entering the market. प्राइस पहले सेट किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, अब हम क्या करते हैं, दूसरे जो एंट्रेंस न्यू एंट्रेंस मार्केट में आना चाहते हैं उसके लिए कंपटीशन को टफ बना देते हैं। Potential entrants would recognize the low returns available and the dangers of getting involved in a price war. जो पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस होते हैं, जो नया नया मार्केट में आना चाहता है, वो देखता है अरे यार प्राइस तो बहुत कम है, मार्जिन भी इसके ऊपर कम होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एंट्रेंस यही सोचते हैं कि हम अगर इस मार्केट में एंटर हो भी जाए तो होगा क्या, इससे ऑलरेडी कोई है जो इस मार्केट में क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। सर्व करने के साथ साथ उसने अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर रखा है, कस्टमर्स उसको अच्छे से जानते हैं, चलो भैया ये भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है हमको नहीं मिल रहा है, लो रिटर्न्स मिलते हैं इसके ऊपर, तो काहे को प्राइस वॉर में एंटर करने का, कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिशन देने का और उस मार्केट में उतरने का जहाँ पर मुझे रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थ्रेट को ध्यान में रखते हुए न्यू एंट्रेंट्स उसमें नहीं आते हैं, तो ये मार्केट एंट्री बैरियर एक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। Now in this way existing firms may be able to minimize the amount of competition in the market. इससे existing firms क्या कर सकते हैं, competition को कम कर सकते हैं अपने मार्केट में। Then customer satisfaction objectives. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होने चाहिए। Good number of quality focused firms believe that profit results from the customer satisfaction as the primary objective. अच्छे जो कुछ अच्छे फर्म्स होते हैं जो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट तो हम चलो कमा लेंगे, लेकिन प्रॉफिट तभी कमा पाएंगे जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। They believe that by focusing solely on short-term profits, a company loses sight of winning customers and retaining them. अगर आपका फोकस है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रॉफिट कमाने पे, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर्स को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। और उनको रिटेन करके रखना, उन्हीं कस्टमर्स को अपने पास मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। These firms instead develop pricing objectives based on pleasing customers over the long term. तो ये लोग क्या करते हैं, दे डेवलप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लीज द कस्टमर्स। अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक हमारा कस्टमर हमारे पास रहे, हमको छोड़कर ना जाए और हम ही से रिपीट परचेसेस भी किया करें। Now firms may adopt a high value strategy where product quality is high and the price is moderate, neither high nor too low. यहाँ पर क्या करेगा, हमारा जो प्राइस होगा ज़्यादा हाई नहीं होगा और ज़्यादा लो भी नहीं होगा। Instead of adopting premium strategy where high quality product is sold at high price. तो प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम प्राइसिंग पे हम सेल नहीं कर रहे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई प्राइस है, नहीं, हम आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और प्राइजेस भी आपके लिए मॉडरेट या अफोर्डेबल रखेंगे। However, it is to be noted that some customers, especially belonging to the upper class, would be satisfied with premium strategy as they enjoy prestige status with highly priced items. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने
उन कस्टमर्स की जो कि अपर क्लास के होते हैं, अपर मिडिल क्लास में भी आते हैं। ये लोग ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं क्योंकि बात इनके स्टेटस और सिंबल पे आती है, इनके प्रेस्टीज के ऊपर आती है, इसीलिए दे आर ऑलवेज 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 प्रेफरिंग premium strategy. They are ready to pay extra price, they are ready to pay more price for a product which suits their status. That's how the customer satisfaction objectives are achieved. And the next objective, or the final objective, or the last objective that we have is talking about social responsibility objective. Now, social responsibility objectives often play a major role in pricing decision of the government and of non-profit organization. तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए? प्राइसिंग डिसीजन के लिए, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए मे अडॉप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज देयर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जनहित में जारी लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, तो कौन सोच रहा है? डॉक्टर क्या सोचता है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, उसके बेसिस पर अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। प्राइस बेसिकली हम उनको फीस पे करते हैं, बट वो तो उनकी सर्विसेज का प्राइस ही होता है जो हमें चार्ज कर रहे हैं। सम डॉक्टर्स में चार्ज कंसल्टिंग फी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू पे। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो इस बेसिस पर फीस चार्ज करते हैं कि हमारा पेशेंट कितना हमको पे कर सकता है। पुअरर सेक्शंस में बी चार्ज्ड लेस वेयर एज द रिचर सेक्शंस में बी चार्ज्ड मोर। जो गरीब होते हैं उनसे कम चार्ज लेते हैं, जो अमीर होते हैं उनसे ज़्यादा चार्जेस ले सकते हैं। प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स में पास ऑन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट पार्टली टू द कंज्यूमर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल की, जब भी हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं, हमें हैवी डिस्काउंट मिलता है, उसको बनाने का खर्चा अगर कम हुआ है तो हम अपने प्राइजेस को अफोर्डेबल प्राइजेस को सेट करते हैं ताकि कस्टमर्स को भी हम ये बेनिफिट दे सके जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू हमको मिला है, यानी कि हमारा खर्चा जो है वो कम हुआ है। तो जब खर्चा ही कम हुआ है तो कस्टमर्स से क्यों एक्स्ट्रा प्राइस या ज़्यादा प्राइजेस को चार्ज करना। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव कुछ बिजनेस फर्म्स भी अडॉप्ट करते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वन बाय वन हम उसको समझेंगे। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के फैक्टर्स है, एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स दोज विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं। बात करते हैं पहले फैक्टर की, इंटरनल की, जो कि आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो खर्चा लगता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। फर्म वाइल फिक्सिंग प्राइजेस शुड कंसिडर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट। एज आई सेड, उसको बनाने के पीछे जो खर्चा लगा है, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं तो कॉस्ट कंस्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस। द फर्म मस्ट प्लान टू रिकवर बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये दोनों ही कॉस्ट हमको कवर करने होते हैं अपने प्राइस में। However, if a firm is selling bulk of its supplies in the home market and a part of production in the overseas market, all the fixed cost may be recovered from the home market and variable cost may be charged from the overseas market. तो दो तरीके के जो कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल के। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आप अपना बल्क में सप्लाई सेंड करते हो, कुछ आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हो, ओवरसीज में कुछ आप सेल कर रहे हो अपने ही कंट्री के अंदर, आप क्या कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो अपने होम मार्केट से और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो ओवरसीज मार्केट से। तो ये इंटरनल फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है हमारे प्राइसिंग को। नेक्स्ट आती है हमारी कॉर्पोरेट इमेज। फर्म्स एंजॉइंग अ गुड इमेज इन द मार्केट में चार्ज अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू दोज विच डू नॉट एंजॉय रेप्यूटेशन इन द मार्केट। तो जिनकी इमेज अच्छी है प्राइजेस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जिनकी इमेज बुरी नहीं है लेकिन लोग शायद इतना उनको जानते नहीं है या फिर अपना रेप्यूटेशन इतना नहीं है मार्केट में, दे विल ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर चार्जिंग कंपैरेटिवली लोअर प्राइस। Now this is because consumers have trust and confidence in the firms enjoying name and reputation in the market. अब ये क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर को भरोसा होता है किसके ऊपर, उन फर्म्स के ऊपर। For instance, firms like P&G and HUL can command a higher price for their brands as they enjoy goodwill in the market. तो P&G, Procter and Gamble, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फर्म के, वो कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइस को। बेसिकली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जो भी हम प्राइस सेट करते हैं कहीं ना कहीं वो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेबल होता है।
For example, if the objective of a firm is to increase return on investment, then it may charge a higher price. अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए हमको, तो हम चार्जेस भी, प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे. लेकिन अगर लार्जर मार्केट शेयर चाहिए तो हम प्राइस को लो चार्ज करेंगे. देन वी हैव प्रोडक्ट एज द इंटरनल part of our organization. So if a product is of superior quality, firm may either adopt a premium strategy or high value strategy. प्रीमियम प्राइसिंग में फर्म क्या करती है, हाई क्वालिटी के लिए हाई प्राइस चार्ज करती है. हाई वैल्यू में फर्म मॉडरेट या लो प्राइस चार्ज करती है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करती है. तो यहाँ जब हम अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात करते हैं, उसके अलावा मार्केटर को प्रोडक्ट के फीचर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंटली उनका प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, इसके बेसिस के ऊपर भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाना होता है. वी हैव एन एक्सीलेंट टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, जो कि एक स्टेज होता है, हर प्रोडक्ट एक दौर से गुजरता है. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे फर्म एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो वहाँ पर वो प्राइस को कम चार्ज करता है ताकि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ग्रोथ स्टेज पर पहुँचता है, फर्म अपने प्राइजेस को बढ़ा देता है क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में क्या है, वो लो है. Marketer may also consider probable length of the product's life cycle. If the probable length of the product's life is expected to be long, lower prices may be charged as compared to products with shorter lifespan. ऐसे प्रोडक्ट जिसकी लाइफ स्पैन ही बहुत कम है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, प्राइजेस जो चार्ज करेंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. लेकिन अगर पता है ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलने ही वाला है, लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो हम उसके प्राइजेस को क्या चार्ज करेंगे, लो चार्ज करेंगे या फिर मॉडरेट चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी. दूसरे इंटरनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मेरे प्राइसिंग को, वो है मेरा ब्रांड इमेज, डिस्टिंक्ट ब्रांड इमेज, यूनिक इमेज जो हायर प्राइस कमांड करता है, जैसे कि मर्सिडीज, रोलेक्स. प्रमोशनल एक्सपेंसेस, हायर द प्रमोशन हायर में बी दी प्राइसेस. क्रेडिट पॉलिसी, जितना बड़ा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो उतना ज़्यादा आप प्राइस चार्ज करोगे. साइज ऑफ द ऑर्डर, जनरली लार्जर द ऑर्डर लोअर इज द प्राइस पर यूनिट. जितना बड़ा ऑर्डर उतना प्राइस पर यूनिट क्या है वो आप लेस चार्ज करोगे. तो ये कुछ दूसरे इंटरनल फैक्टर्स थे. अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ जो हमारे हाथ में ज़्यादातर नहीं होता है. नाउ मार्केटर हैज़ टू कंसिडर द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. किस तरीके का कॉम्पिटिशन है मार्केट में. व्हेन देयर इज हाई कॉम्पिटिशन, प्राइजेस में बी लोअर एंड वाइस वर्सा. कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस कम चार्ज करोगे, कंपटीशन कम है तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करोगे. ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट या मॉडरेट से थोड़ा सा हाई क्वालिटी की तरफ हम बढ़ेंगे. Price of competing brands as well as those of substitutes must be considered while fixing the prices. तो यहाँ पर जब हम competing brands को रखते हैं, उसके substitute को भी ध्यान में रखना पड़ता है, alternative options को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम प्राइस को सेट करते हैं. Price must be within the range of that of the competitors. इसी रेंज में होना चाहिए जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस हो, उसी प्राइस के आसपास होना चाहिए. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए. हाँ, जब हमारा अगर ऑब्जेक्टिव ही ब्रांड डिफ्रेंशिएशन है या इमेज डिफ्रेंशिएशन है, जहाँ पर आप अपने आप को यूनिक बताना चाहते हो, तो यहाँ पर आप प्रीमियम प्राइस डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो. देन वी हैव कंज्यूमर्स. मार्केटर्स शुड कंसीडर वेरियस कंज्यूमर फैक्टर्स. कंज्यूमर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, प्राइजेस को फिक्स करते हैं. जैसे कि हम बात करेंगे, प्राइस सेंसिटिव होते हैं कुछ बायर्स. परचेजिंग पावर क्या है हमारे कंज्यूमर का, बाइंग पैटर्न कैसा है, उनके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्राइसिंग को सेट करते हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, कस्टमर्स इवन बिलोंगिंग टू अपर क्लास आर प्राइस सेंसिटिव एंड दे मे नॉट बाय हाईली प्राइस्ड ब्रांड्स. हम इंडियंस कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, भाजी खरीदने के बाद हम बार्गेनिंग तो ज़रूर करेंगे. डीमार्ट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, लेकिन हम तब भी एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अपर क्लास ही क्यों ना हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं. तो हमारी ये सोच है जो कि बहुत अच्छी है, कुछ गलत नहीं है. तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करेंगे. देन वी हैव डिमांड. प्राइस ऑफ गुड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड. ऑफकोर्स प्राइस डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है, हम जानते हैं. An increase in demand may lead to an increase in price, and even though there may be no rise in cost, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा होगा. डिमांड में इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस इन द मार्केट. डिमांड क्यों बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर. प्रॉब्लम्स विद द सप्लाईज ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड सो ऑन.
It is to be noted that increase in demand need not result in increase in prices, as nowadays socially responsible marketers pass on a part of the benefits of large scale production and distribution to the consumers. तो यहाँ पर बोला जा रहा है ज़रूरी नहीं है increase in demand, ज़रूरी नहीं है need not result in increase in prices. डिमांड बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस भी बढ़ाना ही है. कुछ सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, वो ये बेनिफिट पास ऑन करती है अपने कस्टमर्स को. Then we have economic conditions wherein the conditions of prevailing or existing in the market must be considered while fixing the price. इकोनॉमी के बारे में भी सोचना, इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्राइजेस को फिक्स करते हो. Now at the time of recession, when consumers have less money to spend, marketers may reduce the price to influence buying decision of the consumers. Recession के टाइम पर हम क्या करते हैं, डेफिनेटली बाइंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है तो हम उस वक्त प्राइजेस को भी कम कर देते हैं. ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम मार्केटर्स में चार्ज हाई प्राइस. जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो प्राइजेस भी ज़्यादा चार्ज होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए. Then we have financial incentives. Here government may provide incentives to the firm and therefore the firms may charge lower price. कुछ incentives मिलते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है. अपनी ही कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है. वो इंसेंटिव्स का आप क्या फ़ायदा होता है, आप उसकी वजह से कस्टमर्स से प्राइजेस लो चार्ज करते हो. एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इसीलिए वो क्या करते हैं, आप ओवरसीज मार्केट में लो प्राइस कोट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से समझ लो एक डिस्काउंट हमको मिल गया है टैक्सेस के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर. इंसेंटिव्स अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स इंक्लूड, इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी एंड बेनिफिट्स अंडर वेरियस स्कीम्स सच एज एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स स्कीम, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एक्सेट्रा. तो जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केटिंग का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंसेंटिव्स देती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब मैं यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम इम्पोर्ट करने से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें. तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे गुड्स यहाँ से बाहर जाते हैं, यानी कि कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जो भी हम ड्यूटीज़ पे करते हैं, गवर्नमेंट हमको क्या करती है, उस ड्यूटीज़ उस चार्जेस से कुछ रिफंड कुछ टाइम के बाद हमको वापस से लौटा देती है. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, अगर हम बाहर की कंट्री से या अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, अपनी कंट्री से कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स है जो बाहर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं. तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में डिटेल में आपको इसके बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी. फिर जो दूसरे फैक्टर्स है वो है हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइजेस फॉर सर्टन मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स आर लोअर. गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाई हैं कि कुछ मेडिसिन के लिए प्राइजेस ये होना चाहिए, आपको वही रखना पड़ता है, उन प्रोडक्ट्स के लिए लो प्राइजेस ही चार्ज कर सकते हैं. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्गर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हायर वुड बी दी प्राइजेस. जितना लंबा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, कस्टमर, उतना प्राइजेस बढ़ता जाएगा. टैक्सेस एंड लेवीज, हायर द टैक्सेस एंड लेवीज हायर वुड बी दी प्राइजेस एंड वाइस वर्सा. तो जितना ज़्यादा टैक्सेस लगेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, टैक्स ज़्यादा लगेगा, खर्चा दिया हमने, तो हमारा प्राइस भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो कि हमारे प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो बच्चों यहाँ हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हमें एक अपना छोटा सा लास्ट टॉपिक बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.